अस्सलामुअलैकुम। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस चैप्टर स्टार्ट किया था और पीछे हमने इसका दो टाइप्स को स्टडी किया था, जिसमें से एक था फ्री मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरा है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज इसका हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस हम जो पूरा वर्ड है इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या है। कैपिलरी कैपिलरी मीन कैपिलरी ट्यूब के थ्रू जो है सेपरेशन होगी, और इलेक्ट्रोफोरेसिस का यह है कि सेपरेशन करते हैं हम, जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल होते हैं साइज़ और चार्ज की बेस पे जो भी हमारा सैंपल है वो सेपरेट हो रहा होता है, और इसके किसके थ्रू होगा, कैपिलरी यानी कैपिलरी ट्यूब यूज़ होगी। तो अब हम देख लेते हैं जो इसमें कैपिलरी ट्यूब यूज़ होगी उसकी कंपोजिशन क्या होगी, उसके अंदर क्या क्या फिल किया जाएगा। तो बेसिकली अब हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं। तो ये है हमारे पास कैपिलरी ट्यूब। इसके ये साइड पर जो इसकी बिल्कुल एज है वहाँ पर फ्यूज़ सिलिका फिल किया हुआ है, यानी जो प्योर सिलिका है वो फिल किया हुआ है। अगर ज़रा सी भी इम्प्योरिटी रह जाएगी या जिसमें सिलिका की फिलिंग की हुई है तो इससे क्या होगा कि हमारी सेपरेशन अच्छी नहीं होगी। और नंबर 2 पे देख ली इसका डायामीटर। ये जो ट्यूब है इसका इनर डायामीटर जो है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर होगा। इसकी लेंथ की बात कर ली जाए, ओवरऑल इसकी लेंथ की तो 25 से 100 सेंटीमीटर की होती है। और इसके ये जो अंदर छोटी सी ये सुराख नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमने जेल फिल की होगी, यानी जो भी हमारी कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर पूरी की पूरी अंदर जेल फिल होगी और ये भी हाईली प्योरीफाई होगी। अगर इसमें भी ज़रा सी इम्प्योरिटीज़ होगी तो वो हमारी सेपरेशन पे इफ़ेक्ट करेगी। अब ये जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड यूज़ करते हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट मेथड होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये फर्स्ट ऐसा मेथड है जिसके साथ हम कोई ना कोई डिटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम ग्राफिकली हम देख सकते हैं स्पेक्ट्रम वगैरह इसमें बने बनाए हमारे पास आते हैं कि किस लिहाज से किस कंसंट्रेशन से कौन सा चार्ज जो है वो सेपरेट हो रहा है और उसकी अमाउंट कितनी सेपरेट हो रही है। तो ये होगी हमारी जो हम कैपिलरी ट्यूब यूज़ करेंगे सेपरेशन के लिए, उसकी कंपोजिशन कैसी होगी। तो ये एक साइड पे एक डायग्राम है जिसमें हम ये बताएंगे कि इसकी मेथडोलॉजी क्या है, मीन टू से कि ये वर्क कैसे करता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैसे कैसे सेपरेट कर रहा है, इसकी वर्किंग क्या है। तो इसके लिए एक डायग्राम है जो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। ये इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये कैपिलरी ट्यूब है, एक कैपिलरी ट्यूब हम लेंगे। इसका एक जो एंड है इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास कैथोड है। इसका एक जो एंड है वो एक डेस्टिनल वायल इसको नाम दे देते हैं। इसके अंदर हम बुफर सोल्यूशन रखेंगे और इसके अंदर एक हम कैथोड रख देंगे। एक पाइप हम इस तरफ डिप कर देंगे और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, अपनी ट्यूब का जो एक एंड है हम सैंपल लेंगे, जो भी हमारा सैंपल है इसमें हम सैंपल लेंगे और एक प्रेशर जनरेट करेंगे। थोड़ा सा इसको हम वोल्टेज देंगे, प्रेशर जनरेट होगा। उससे क्या होगा, जो भी सैंपल है जो हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, प्रेशर की वजह से वो इस ट्यूब के अंदर फिल होना शुरू हो जाएगा, मतलब अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा। अब जब हमारा जो सैंपल था अंदर डिफ्यूज़ हो गया तो अब हम सैंपल निकाल लेंगे और इसकी जगह एक बीकर रख देंगे जिसके अंदर हम बुफर सोल्यूशन डाल देंगे। अब एक तरफ हमारे पास एनोड हो गया और दूसरी तरफ हमारे पास कैथोड, यानी हमने दोनों अपने जो इलेक्ट्रोड हैं वो भी बुफर सोल्यूशन में, एक तो हमने ट्यूब रख दी है और इसकी कैथोड वाली साइड पे एक डिटेक्टर लगा दिया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे चार्जेस सेपरेट हो गए होंगे उसको स्पेक्ट्रम फॉर्म में देख सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ये जो हमारे इधर भी हमने बुफर सोल्यूशन रखा है, एक में हमने कैथोड रखा है, एक में हमने एनोड रखा है और यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर देंगे। अब जो हमारे चार्जेस हैं वो तीन ही तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अब जैसे ही हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये सेपरेट कैसे होगा। तो जाहिर है ये जो हमारे चार्जेस हैं वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सबसे आगे होंगे, फिर उसके बाद न्यूट्रल जिन पे कोई चार्ज नहीं है, और फिर नेगेटिव चार्ज सबसे लास्ट पे होंगे, क्योंकि ये थोड़ी जो है वो रिपल्शन कास्ट कर रहे होंगे, इसलिए ये सबसे लास्ट पे होंगे। और डिटेक्टर पे जाकर हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे ग्राफिकली कि कितने चार्ज, इनकी कंसंट्रेशन कितनी है जो यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं। तो ये था इसका मेथडोलॉजी, कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो हमने यहाँ पे बात की थी बेयर सिलिका। अब बेयर सिलिका के कुछ और पॉइंट्स इसके हम देख लेते हैं। बेयर सिलिका को हम अनकोटेड कैपिलरीज भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी तरह की कोटिंग नहीं हुई होती, बस इसके ऊपर जो है वो इंसुलेटर होता है जो इसकी मतलब
कंडक्शन में हेल्प कर रहा होता है कि बाहर से कोई भी चीज़ जो है इस पर इफ़ेक्ट ना करे, जो प्रॉपरली अंदर वाला जो एरिया है वो सिक्योर है। अब हमने कहा है कि जो प्योर सिलिका होती है उसका कुछ फॉर्मूला इस तरह होता है कि जो सिलिका है उसके साथ ऑक्सीजन ग्रुप अटैच हुआ होता है, फिर सिलिका, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिका। अभी इनके सिलिका के ऊपर जो है एक OH ग्रुप, मुख्तलिफ तरह के OH ग्रुप अटैच होते हैं। इस पूरे को, सिलिका और OH ग्रुप वाले को, इस पूरे को हम नाम देते हैं साइलिनॉल ग्रुप। और ये जो साइलिनॉल ग्रुप है ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों में डिफरेंट तरह से बिहेव करेगा। अगर तो यहाँ पे ये हमारे पास न्यूट्रियल होगा, मतलब यहाँ पे कोई न्यूट्रल हमने इसको दी हुई है, इन्वायरमेंटल कंडीशन दी हुई है, तो इसमें दो तरह की चांसेस हो सकते हैं। यहाँ तो यहाँ पे प्रोटोनेटेड होगा या डी प्रोटोनेटेड होगा। डी प्रोटोनेटेड मतलब इसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और प्रोटोनेटेड जब OH ग्रुप की फॉर्म में होगा तो प्रोटोनेटेड होगा। जब न्यूट्रल होगा तो इसमें दोनों हो सकते हैं कि ये प्रोटोनेटेड भी हो यानी OH पूरा ग्रुप ऊपर मौजूद हो, या फिर डी प्रोटोनेटेड यानी O नेगेटिव हो। जब बेसिक pH होगी यानी 9 तक जब pH होगी तो जो साइलिनॉल है वो कम्प्लीटली डी प्रोटीनेटेड होगा, यानी ऑक्सीजन के हाइड्रोजन निकल जाएगा, सिर्फ O नेगेटिव रह जाएगा। और एसिडिक कंडीशन में इसके ऑपोजिट हो जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा सारा जो है वहाँ का इन्वायरमेंट। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसकी आगे दो मैकेनिज़्म है, दो मैकेनिज़्म पे ये वर्क कर रही होती है। एक है इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ़्लो और दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेटिक या इलेक्ट्रोमोबिलिटी फ़्लो जिसे हम कहते हैं। इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ़्लो में क्या होगा कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो बुफर सॉल्यूशन है ना, वो कैसे मूव कर रहा है, मतलब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर की तरफ, उसकी मूवमेंट को ये एक्सप्लेन करेगा इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ़्लो। और जो इलेक्ट्रोफोरेटिक फ़्लो है उसमें से चार्ज पार्टिकल, जो सैंपल है हमारा, वो कैसे मूव कर रहा है, उसको हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक फ़्लो मेथड ये वाला बताएगा। तो जो आज का हमारा मेन फोकस है वो है इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ़्लो। तो जो इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ़्लो है, इसको अगर हम डिफ़ाइन कर लें तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो सिलिका कैपिलरी जो बनी हुई है उसके अंदर से जब हमारा कोई भी मिक्सचर है वो मूव कर रहा होगा, मतलब मेन तो यही है ना कि वो उसके अंदर से मिक्सचर मूव कैसे कर रहा है। दरअसल इसमें एक डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं। इस पोटेंशियल की वजह से क्या होता है कि जो भी हमारा अंदर सैंपल होता है, जो भी हमारे चार्जेस अंदर होते हैं, जो भी हमारा सोल्यूशन होता है वो मूव कर रहा होता है। अब आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे, वहाँ पे हम एक पढ़ेंगे बल्क लिक्विड लेयर और कंडक्टिंग लिक्विड लेयर की। ये कैसे कंडक्ट करता है, ये जो लेयर्स हैं इनकी वजह से अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा वो सैंपल होता है या जो भी हमारा सोल्यूशन होता है वो कैपिलरी के अंदर से मूव करता है, उसकी मूवमेंट शो करता है वो। इसके अलावा हमारा जो बुफर सोल्यूशन यूज़ होता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उसकी pH 7.7 होती है, और इसमें जो साइलिनॉल ग्रुप होता है वो डी प्रोटीनेटेड होता है। इसका देख लेंगे, हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, इसके साइडों पे सिलिका फ्यूज़ है और अंदर जो है खाली जगह, इसमें बुफर और एनालाइड दोनों इसमें मिक्स किए होते हैं। और इसके अलावा एक तरफ हमारे पास कैथोड है, एक तरफ हमारे पास एनोड है, इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो आगे मज़ीद इसका पूरा प्रोसीजर पढ़ते हैं कि क्या है। चाहिए तो ये वाली है हमारे पास कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसकी हमने pH क्या है, बुफर pH है 7.7। तो मतलब सिलिका जेल है तो ऊपर जो बाउंड्री के पास बिल्कुल नेगेटिव चार्ज होगा, यानी इस डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में सिलिका के साथ ये नेगेटिव चार्जेस होंगे, O नेगेटिव। अब अगर हम इसको अंदर से खोल के देखें, यानी इसकी वॉल्स को, के अंदर इसकी कंपोजिशन कैसे है, कैसे पता चलेगा हमें इसकी अंदर से कंपोजिशन कैसे है। सबसे पहले वॉल आ जाती है, कैपिलरी वॉल। इसके साथ ये नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, पूरी लाइन, मतलब पूरी ये रैंडम नहीं है, पूरी तरतीब से लगे हुए हैं नेगेटिव चार्जेस। ये नेगेटिव चार्जेस कहाँ से हैं, क्योंकि बुफर सोल्यूशन है 7.7 pH है, ये थोड़ा सा बेसिसिटी की तरफ जाता है और वहाँ पे डी प्रोटोनेशन होता है, यानी हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और नेगेटिव चार्ज आ जाता है वहाँ पे। तो ये सारे के सारे जो नेगेटिव चार्ज आए हैं ये जो है वो सिलिका फ्यूज़ सिलिका की वजह से है। अब क्या होगा, हम अंदर एनालाइट और बुफर सोल्यूशन है, हमने कहा था कि कैपिलरी के अंदर वो फिल हुए होते हैं। अब नेगेटिव चार्जेस हैं तो जाहिर है अंदर से जो उनके पॉजिटिव चार्जेस होंगे ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो अंदर सोल्यूशन में से जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे ये नेगेटिव चार्जेस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो चार्जेस हैं ये रैंडमली कहीं पे भी किसी जो है वो नेगेटिव चार्ज के सामने आके अटैच हो जाएंगे, और जैसे ये अटैच होंगे एक फ़िक्स लेयर बना देंगे जो बिल्कुल मूव नहीं कर रही। मतलब ये जो फिक्स लेयर है इसमें नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं और पॉजिटिव चार्जेस कम है, और ये फिक्स लेयर है ये बिल्कुल मूव नहीं कर रही। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड लेयर की। अब यहाँ तक हमारी हो गई फिक्स लेयर, यहाँ तक हमारी है फिक्स लेयर,
ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं और पॉजिटिव कम है। अब जैसे ही सोल्यूशन में से जो है ना जो हमारी फिक्स लेयर है ना ये ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये कुछ और पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगी जो बुफर सोल्यूशन या एनालाइट में से आ रहे हैं, और वो चार्जेस यहाँ पर आके इसको न्यूट्रलाइज़ कर देंगे। यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस इतने सारे आ जाएंगे और उसके साथ कुछ नेगेटिव चार्जेस आएंगे। मतलब सारे ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज आए हैं जो फिक्स लेयर के साथ आके अटैच हो गए हैं और उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया है। और बहुत कम नेगेटिव चार्जेस, मतलब दोनों चार्जेस आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा स्पीड से आ रहे हैं क्योंकि उस यहाँ पे ये जो फिक्स लेयर बनी है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो इस तरह हमारी सेकंड लेयर बन जाएगी डिफ्यूज़ लेयर। अब ये जो डिफ्यूज़ लेयर है इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ये डिफ्यूज़ लेयर है, इसको हम कंडक्टिव लेयर की भी कहेंगे। और अब ये जो अंदर सेंटर में जो जगह बच जाएगी इसको हम बल्क सोल्यूशन कहेंगे, यानी बाकी जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी चार्जेस बच जाएंगे वो सारे इधर आ जाएंगे। और जो बल्क सोल्यूशन होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद इक्वल होती है। जो डिफ्यूज़ लेयर होती है बल्क से ऊपर जो है उसमें पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं और जो फिक्स लेयर होती है उसमें नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो ये इसकी सारी कंपोजिशन होती है। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ हम लगा देते हैं कैथोड और एक तरफ हम लगा देते हैं एनोड, ठीक है। अब हम इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने कोई बैटरी लगा दी है। जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अब ये वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है ये है एनोड और ये है हमारे पास कैथोड, ये वाला नेगेटिव है। जैसे ही हम इसे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये जो डिफ्यूज़ और बल्क लेयर है ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि ये जो डिफ्यूज़ लेयर है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगी और इसमें कंडक्शन होगी और ये चार्जेस जो है सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। ये था हमारा कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसका जो पहला मैकेनिज़्म था इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो। वो डायग्रामेटिकली तो हमने समझ लिया, ये बाकी नीचे वर्डिंग में भी पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको सेम वही लगेगा, लेकिन ये सेम वही है लेकिन फिर भी मैं एक बार रीड आउट करवा देती हूँ। तो सबसे पहली लेयर की बात करिए, जो वॉल के ऊपर सबसे पहले नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो बेसिक पीएच की वजह से होता है क्योंकि 7.7 पीएच है और साइलिनॉल इस पर डीप्रोटीनेटेड हो जाता है। नंबर 2, अब जो फिक्स लेयर बन गई है नेगेटिव चार्जेस पे, वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं, अब कुछ पॉजिटिव चार्ज आएंगे उन नेगेटिव चार्ज के साथ मिलेंगे और एक फ़िक्स लेयर बना देंगे। ये पहली लेयर की बात हो रही है यहाँ पे। अब सेकंड में कह रहा है जो फिक्स लेयर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो अब वो क्या करेगा, जितने भी वहाँ से अंदर बल्क सोल्यूशन है जहाँ पे ज़्यादा एनालाइट और बुफर सोल्यूशन मौजूद है वहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को खींचेगा तो उसमें से ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस आके साथ अटैच होंगे क्योंकि फिक्स लेयर है और उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। और फिर एक वहाँ पे मूवेबल एक लेयर बन जाएगी जिस पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा और नेगेटिव चार्जेस कम है, जिसको हम डिफ्यूज़ लेयर कह रहे थे। अब दरमियान में फिर जितना भी सोल्यूशन बचेगा उसमें एनोड कैथोड दोनों की इक्वल अमाउंट है, उसको हम बल्क सोल्यूशन कहेंगे। डिफ्यूज़ और फिक्स लेयर दोनों को हम कलेक्टिवली इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं क्योंकि ये दोनों लेयर्स होती हैं जो कंडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर इस टॉपिक में आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको उसका ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।